देखो जरा, अब शांत हो जाओ, सब कुछ भूल जाओ, अब शांत हो जाओ 1 घंटे के लिए, क्योंकि अभी जो हमारा टॉपिक है निरक्षीय स्थिति इंपॉर्टेंट है। 2 पार्ट में था, एक अक्षीय स्थिति वाला पार्ट था, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में निपटा लिया है, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, तो 50-50% चांसेस होते हैं या तो अक्षीय या निरक्षीय। निरक्षीय स्थिति जो अभी पढ़ रहे हैं उसका डायग्राम समझाने में थोड़ा सा समय लगेगा, उसमें कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, बाकी कैलकुलेशन एकदम सिंपल है, बहुत आसान कैलकुलेशन है। तो एक बार इसका डायग्राम समझ जाओ। वैसे मैंने अक्षीय स्थिति जब पढ़ाया था तब बताया भी था कि अक्षीय और निरक्षीय का क्या मतलब है। अक्ष का मतलब है, मतलब जैसे विद्युत ध्रुव है, विद्युत ध्रुव रखा हुआ है। विद्युत ध्रुव किसे कहते हैं? जिसके दोनों तरफ 2 आवेश हों, एक आवेश इधर एक आवेश इधर, और दोनों आवेश का मान सेम होगा, लेकिन प्रकृति कैसा होगा? विपरीत। एक प्लस होगा तो एक माइनस, एक +4 है तो दूसरा -4 होगा, एक +5 है तो दूसरा -5। तो विद्युत ध्रुव से यदि लेफ्ट या राइट साइड में कोई बिंदु है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इस द्विध्रुव के कारण, तब इसे कहेंगे अक्षीय स्थिति। और यदि विद्युत ध्रुव के ऊपर या नीचे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तब इसे अक्षीय ना कह के हम क्या बोलते हैं? निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जिसने अक्षीय स्थिति नहीं पढ़ा है वो देख लो, वो रिकॉर्डेड है अच्छे से, ठीक है। और नहीं आ रहा है फिर भी समझ में तो मुझसे पूछना, मैं संडे को बता दूंगा। अभी फिलहाल निरक्षीय स्थिति देखो। बताता हूँ वो बाद में। अभी डायग्राम देखो, पहले डायग्राम पे फोकस करो, अभी हमारा काम यही है। तो पहले विद्युत ध्रुव ले लो, उसके बाद हम सारा डायग्राम करेंगे। तो विद्युत ध्रुव किसे कहते हैं? ये डायग्राम तो बनाया है हमने। ये द्विध्रुव है, सपोज द्विध्रुव के एक हिस्से में सपोज एक चार्ज है और दूसरे हिस्से में दूसरा चार्ज है। ओके, तो एक साइड +q और एक साइड -q मान लो चार्ज, और द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी मानते हैं हम? लगभग इधर मान लो ये चार्ज है -q और ये चार्ज कौन सा है? +q। ठीक है, जब 2 समान परिमाण और विपरीत प्रकृति, प्रकृति का मतलब है उसका साइन, माइनस और प्लस, और परिमाण देखो ये भी q वो भी q, दोनों जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, और वो दूरी कितनी होती है? लगभग 2l। यस, नॉर्मली हम ये डेरिवेशन करने के लिए इसको 2 पार्ट में सेपरेट करते हैं। अगर मैं इसको बीच में तोड़ दूं, आधा पॉइंट से उठा लूं, जैसे पिछले वाले डेरिवेशन में मैंने इसको बीच से सेपरेट किया था, और जहां से सेपरेट किया था, या तो आप चाहो तो लिखो या ना लिखो, इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? O। अगर इसके बीच की दूरी 2l है तो इसको आधा कर दोगे अगर, तो ये कितने में बढ़ जाएगा? ये हिस्सा कितना रह जाएगा? l, और बाकी का ये हिस्सा कितना रह जाएगा? l। तभी तो l करके 2l हुआ। ठीक है, तो अगर ये अब बन गया ये द्विध्रुव। द्विध्रुव मतलब जब समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से शॉर्ट डिस्टेंस L और L 2L डिस्टेंस पे हो, तो यही विद्युत ध्रुव है। यदि इसके लेफ्ट में या राइट में, इसके लेफ्ट या राइट में हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती, तब ये अक्षीय स्थिति है। लेकिन ये निरक्षीय स्थिति पड़ रहा है, इसका मतलब हमें इसके ऊपर या नीचे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। जनरली या फिर 99% केस में, या मेरे केस में तो 100%, मैंने हर किताब में ये ऊपर की तरफ ही निकालते हुए देखा है, इसलिए हम ऊपर की तरफ ही निकालेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ये पॉइंट नीचे की तरफ हो तब नहीं निकाल सकते हो, तब भी निकाल सकते हो। बट क्योंकि वो आदत पड़ गई है, हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में ऊपर की तरफ ही निकालते हैं, तो ऊपर ही की तरफ निकालेंगे। जैसे अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने जो बिंदु P था, हमने इस साइड लिया था, राइट साइड लिया था। जरूरी नहीं कि उसको राइट ही साइड लेना है, आप उस बिंदु को लेफ्ट साइड भी ले सकते हो, बट वही है कि किताब में शुरू से आदत डाल दिया गया है उसको राइट साइड लेने का, तो इसलिए राइट साइड ले रहे हैं। वैसे ही अभी हम जो बिंदु है उसको ऊपर की तरफ लेंगे। अब देखो ध्यान से थोड़ा, ये विद्युत ध्रुव है, और इस द्विध्रुव के सेंटर से, यहाँ से सपोज दैट, जैसे पिछले बार r दूरी पर हम बिंदु P लेते थे, तो ये वैसे ही हम मान लेते हैं कि इस बिंदु से, O बिंदु से
अरे यार मार्कर ऊपर नीचे हो रहे हैं सारे। सपोज दैट इस सेंटर वाले बिंदु से कितने डिस्टेंस पे बोल रहा हूं मैं, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक बिंदु है और इस बिंदु का नाम क्या रख दिया मैंने, पिछले बार क्या रखा था अपने बिंदु का नाम, P बिंदु है। और इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है द्विध्रुव के कारण। अब द्विध्रुव में दो आवेश है तो एक आवेश -q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और एक आवेश +q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, और आपको पता है जब एक माइनस से निकाल लिया एक प्लस से निकाल लिया तो उसके बाद क्या करते हैं हम दोनों का नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं, ये काम करते हैं हम। ठीक है, तो ये बिंदु P थोड़ा सा साइड में लिख लेता हूँ, इसका डायग्राम समझने में थोड़ा सा समय लगना है, बाकी कैलकुलेशन बहुत आसान है। तो ये मान लो ये बिंदु P है जिस पर हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, अब कुछ कॉन्सेप्चुअल काम देखो क्या है। कॉन्सेप्चुअल काम यह है कि मैंने एक दिन पढ़ाया था आपको विद्युत बल रेखाओं के बारे में, जो उस दिन नहीं थे वो आज एक छोटी सी चीज समझ लो। विद्युत बल रेखा में मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में पढ़ाया था, जो नहीं थे उस दिन वो ये समझो कि कभी भी पॉजिटिव चार्ज का नेचर कैसा होता है। पॉजिटिव चार्ज में जो बल रेखाएं निकलती हैं या विद्युत क्षेत्र निकलता है वो हमेशा बाहर की तरफ होता है। ठीक है, एक ही दिशा में नहीं, सारे दिशा में बाहर की तरफ होता है। और सेम पॉजिटिव के उल्टा होता है नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज में जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है या विद्युत बल रेखाओं की दिशा होती है वो किस तरफ होती है, अंदर की तरफ होती है। और प्लस में कहाँ की तरफ होती है, बाहर की तरफ होती है। ये पढ़ाया था कुछ दिन पहले, नहीं थे जो नहीं थे वो बस इतना समझ लो, पॉजिटिव में बल रेखाएं बाहर जाती हैं और नेगेटिव में बल रेखाएं अंदर की तरफ आती है या फिर विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ होता है। तो यहां पर देखो, अगर मैं +q चार्ज के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालता हूं तो मुझे +q और P को कनेक्ट करना पड़ेगा, इसके बीच की दूरी पता करनी पड़ेगी। ठीक है, और क्योंकि ये प्लस चार्ज है तो देखो किसको कनेक्ट कर रहा हूं मैं, पहले इसको मिला लो, क्योंकि मुझे इसके बीच की दूरी पता करनी है। इसे +q के कारण हम पता कर रहे हैं P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो हमें इसकी दूरी निकालनी है, इसलिए हम इसको मिला देते हैं लाइन को। हमें P और Q के बीच का डिस्टेंस पता करना है। और मैंने क्या कहा, प्लस चार्ज हमेशा, प्लस चार्ज से विद्युत बल रेखाएं कहाँ की तरफ निकलती हैं, बाहर की तरफ निकलती हैं। इट मीन्स आप इसकी डायरेक्शन अगर शो करोगे ना तो थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाओगे, ये विद्युत बल रेखा जो है इसकी दिशा कहाँ बढ़ाओगे, थोड़ा सा आगे। बताओ पहले ही क्यों हमने इसको आगे बढ़ाया इस लाइन को, P पे क्यों नहीं रोका, P से थोड़ा आगे इसलिए बढ़ाया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से विद्युत बल रेखाएं हमेशा कहाँ निकलती हैं, बाहर की तरफ निकलती हैं। ठीक है, वैसे ही हमें कुछ समय बाद जैसे पॉजिटिव के कारण P पे निकाला, वैसे नेगेटिव चार्ज के कारण P पर विद्युत बल रेखाएं निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हमें सबसे पहले तो इन दोनों को कनेक्ट करना है, इन दोनों को कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि -q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो पहले कनेक्ट कर लो। अब जैसे प्लस में मैंने बताया, प्लस में विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं, तो माइनस में कहाँ की तरफ आती है, अंदर की तरफ। यस, गुड। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये सॉरी P पॉइंट है, तो इस P पॉइंट से विद्युत बल रेखाएं प्लस की तरफ बाहर की तरफ निकली, तो माइनस में ये कहाँ की तरफ आएंगी, ये इस तरह से नीचे की तरफ आएंगी, अंदर की तरफ आएंगी। तो ये बल रेखाएं ऊपर जाने के बजाय ये आएगा नीचे की तरफ। समझे, पॉजिटिव में बाहर निकल गया और नेगेटिव में आवेश की तरफ ही लौट रहा है। देखो नेगेटिव में ये आवेश की तरफ ही लौट रहा होता है, जबकि पॉजिटिव में आवेश से दूर जा रहा होता है। तो पॉजिटिव में देखो आवेश से दूर जा रहा है और नेगेटिव में देखो आवेश की तरफ ही वो बल रेखाएं लौट रही हैं। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, जो काम की चीजें मैं वही बता रहा हूँ बस इसमें। हालांकि इसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी आता है कि यहाँ पे विद्युत बल रेखा एक ऊपर की तरफ बनता है,
एक विद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ होता है, एक विद्युत क्षेत्र नीचे की तरफ होता है। क्योंकि ऊपर और नीचे वाले विद्युत क्षेत्र की वैल्यू सेम होती है और दिशा विपरीत होती है, तो उनका मान कैंसिल हो जाता है आपस में, वो कट जाता है और जीरो हो जाता है। अब जो जीरो हो ही जाता है, जिसको हमें डेरिवेशन में कुछ काम ही नहीं है, उसको मैं लिखूंगा भी नहीं और बनाऊंगा भी नहीं। अगर आप किसी बुक में ऐसा पढ़ोगे इन फ्यूचर कि एक विद्युत बल रेखा, विद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ है, एक विद्युत क्षेत्र नीचे की तरफ है, दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब एक विद्युत क्षेत्र ऊपर 5 न्यूटन प्रति कूलाम है और नीचे की तरफ -5 न्यूटन प्रति कूलाम है, तो टोटल विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो उसका हम पढ़ेंगे ही नहीं, मैंने बस बता दिया, किताब में अगर पढ़ते हो तो कंफ्यूज मत होना, बस वो आपस में अपनी वैल्यू निरस्त कर देता है। निरस्त मतलब कैंसिल, मतलब जैसे कि आपके पास एक रस्सी है, इस रस्सी को लेफ्ट साइड भी कोई 5 न्यूटन के बल लगा के खींच रहा है और राइट साइड भी कोई 5 न्यूटन का बल लगा के खींच रहा है, तो रस्सी लेफ्ट जाएगी या राइट? रस्सी कहीं नहीं जाएगी, रस्सी बीच में रुकी रहेगी, क्योंकि दोनों साइड से बल सेम लग रहा है। वैसे ही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर था। अभी देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे कैसे। अभी तक समझ में आया डायग्राम? एक द्विध्रुव लिया, द्विध्रुव किसे कहते हैं? जिसमें दो चार्ज होते हैं और चार्ज की प्रकृति अलग अलग होती है, एक माइनस होती है, दूसरी प्लस। चार्ज के बीच की दूरी 2l होती है, तो हम इसको दो पार्ट में बांट रहे हैं, l और l। सपोज यहाँ सेंटर से r दूरी पर, द्विध्रुव से r दूरी पर एक बिंदु P है। इसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, प्लस Q के कारण बिंदु P पर निकालनी है, फिर माइनस Q के कारण बिंदु P पर निकालनी है, उसके बाद टोटल निकाल लेंगे हम। अभी तक बस इतना हुआ है। प्लस वाली कंडीशन में बल रेखा है बाहर की तरफ चली गई है, क्योंकि उसका नेचर ही होता है प्लस चार्ज का कि वो बाहर की तरफ जाता है। माइनस के केस में बल रेखा है या फिर विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ आता है, तो माइनस में हमने अंदर की तरफ ले लिया है। ठीक है, क्या हुआ? आज स्टोरेज फुल होगा क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बट अभी नहीं होगा, 20-25 मिनट बाद शायद। ठीक है, एक छोटी सी चीज और देख लो। मार्कर कहाँ गए यहाँ के सारे? सब में इंक भर के रखा हुआ था मैंने। ये भी हटाओ, इसको पकड़ो। हाँ, इसमें इंक है, इसमें नहीं है। हाँ, इसमें है थोड़ा सा। देखो एक छोटी सी चीज, सपोज अगर हमें किसी चीज की दिशा चाहिए और हमें किसी बिंदु की एग्जैक्ट दिशा नहीं मिल रही है, दो अलग अलग दिशा मिल रही है, तो हम क्या करते हैं? 11th में ये सब चीजें पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा है, अगर 11th ही नहीं पढ़ा है तब देखो अच्छे से। सपोज किसी चीज की हमें दिशा चाहिए, तो ये बिंदु P है, अगर जैसे यहाँ पे मैंने बिंदु P लिया है, अगर बिंदु P पर दिशा आपका सपोज दैट यहाँ पे मैं ऐसे लेता हूं, ना ही x में जा रहा है किसी वस्तु की दिशा और ना ही y में जा रहा है, दिशा ऐसे जा रहा है सपोज दैट। ठीक है, इस दिशा में वस्तु जा रही है। सपोज आपने कोई बॉल फेंका, फुटबॉल को थ्रो किया, किक किया फुटबॉल को, फुटबॉल ना ही धरती के चिपक के गई, ना ही सीधा ऐसे गई, फुटबॉल तो बीच में से जाएगी ऐसे, फुटबॉल तो ऐसे जाएगी, यहाँ से उड़ेगी, यहाँ पे आएगी, या फुटबॉल या क्रिकेट की बॉल जो भी हो। तो अगर किसी वस्तु की दिशा डायरेक्शन एक्स एक्सिस में भी नहीं है, वाई एक्सिस में भी नहीं है, दोनों के क्या है, बीच में है किसी पॉइंट पे, तो ऐसे केस में ना हमें वस्तु की अगर डायरेक्शन निकालनी है तो हम एक बीच का कोऑर्डिनेट लेते हैं। ठीक है, हम उसको दो कोऑर्डिनेट में तोड़ते हैं, दो घटकों में तोड़ते हैं। अगर वस्तु की डायरेक्शन 20 से होते हुए जा रही है, ना ही एक्स से ना वाई से, तो हम इसे दो कोऑर्डिनेट में तोड़ते हैं, दो घटकों में तोड़ते हैं। और वो दो घटक कौन कौन से होते हैं उसको देखो। अगर वस्तु सपोज यहाँ से यहाँ जा रही है, वस्तु की दिशा या फिर इसकी डायरेक्शन सपोज कर लो, दूरी सपोज कर लो कि अगर r है, सपोज दूरी कुछ भी हो सकता है, मैंने r मान लिया, तब उसका जो ये वाला घटक होगा नीचे की तरफ x एक्सिस में जो घटक होता है उसे क्षैतिज घटक कहते हैं। ठीक है, तो x एक्सिस में घटक होगा उसे कहेंगे आपका r, दूरी r है ना, cos थीटा, और जो इस ऊपर की दिशा में होगा उसका घटक को बोलेंगे r sin थीटा।
इसे क्षैतिज कहते हैं, नीचे की तरफ है हॉरिजॉन्टल, और जो ऊपर की तरफ है उसे इंग्लिश में वर्टिकल कहते हैं या फिर ऊर्ध्वाधर कहते हैं। ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर उठा हुआ। तो दो घटकों में तोड़ेंगे, कॉस थीटा और साइन थीटा। अगर दिमाग में कॉस थीटा और साइन थीटा में कंफ्यूजन आ जाए कि इसको कॉस थीटा कहेंगे किसको कॉस थीटा कहेंगे एग्जाम में अगर, तो ऐसे याद कर लेना, साइन थीटा में होता है लंब बटे कर्ण, होता है ना साइन थीटा का मतलब, तो लंब, तो दोनों में से लंब कौन है, ये लंब है कि ये लंब है, ये लंब है, तो जो लंब है उसको साइन थीटा के हिसाब से चलना। कॉस थीटा में आता है लंब, आधार बटे कर्ण आता है, तो कॉस थीटा में आधार आता है तो आधार वाला कॉस थीटा, लंब वाला साइन थीटा। ठीक है, ये आर कॉस थीटा आर साइन थीटा आया कैसे, ये सब मैंने डिटेल में 11th में बताया होगा, नहीं है याद कोई बात नहीं, अभी बस इतना मतलब रखो, किसी वस्तु की डायरेक्शन या किसी भी चीज की डायरेक्शन, अभी विद्युत क्षेत्र है हमारे पास, विद्युत क्षेत्र की दिशा ना ही एक्स एक्सिस में है और ना ही वाई एक्सिस में, वो बीच में जा रहा है, तो आप उसको दो घटक में तोड़ोगे, एक होगा क्षैतिज घटक जिसकी वैल्यू आएगी कॉस थीटा के फॉर्म में, और एक होगा ऊर्ध्वाधर घटक जिसकी वैल्यू आएगी साइन थीटा के फॉर्म में। समझ गए? अब ये मैंने जो समझाया छोटी सी चीज, ये किस चीज के लिए समझाया, यहाँ पे दो विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, एक ब्लू वाली जा रही है, एक रेड वाली जा रही है। ब्लू वाली को भी देखो और रेड वाले को भी देखो, अलग अलग देखो। ब्लू को देखो, ब्लू वाला ना एक्स में है ना वाई में है, ये एक्स और वाई के बीच में है। मतलब अगर ये ब्लू वाली लाइन सीधा जाती तो मानते कि ये वाई में जा रही है, ये लाइन अगर ऐसे होती सीधा होती तो वाई में होती। अगर ये ब्लू वाली लाइन ऐसे में होती या फिर ऐसे में जाती तो मान लेते कि ये एक्स में जा रही है, बट ध्यान से देखो वो ना ही एक्स में जा रही, ना ही वो वाई में जा रही है और ना ही इधर आ रही है, वो बीच में जा रही है। तो ऐसे कंडीशन में हम इसको घटक में तोड़ देंगे, कंपोनेंट में तोड़ देंगे, एक्स और वाई कंपोनेंट में। तो कैसे लिखोगे देखो, कंपोनेंट में कैसे टूटेगा ये, अरे यार यहाँ पे कौन से कलर का मार्कर यूज किया जाए, ब्लू यूज कर ही लिया, रेड कर ही लिया, ब्लैक और यही करते हैं, फिर ऑप्शन नहीं है। देखो ब्लू वाले पे फोकस करो, इसका घटक फिक्स नहीं है, ये 20 से जा रहा है, तो आप इसको दो घटक में तोड़ोगे कैसे, एक दिशा होगी इसकी, ये वाली एक दिशा होगी, एक घटक ये होगा, जैसे ये तोड़ते हैं हम, ये इस दिशा में है तो हमने इधर से लिया, और एक घटक किस साइड होगा, ऊपर की तरफ होगा, तो एक घटक तो ये हो गया, और दूसरा घटक हो गया आपका ऊपर की तरफ। ये थोड़ा फेड हो गया है मार्कर। तो देखो ब्लू वाली विद्युत बल रेखाएं जो है उसको हमने, ब्लू वाली मतलब ये प्लस से जाने वाली को हमने दो पार्ट में बांट लिया, एक सीधा और एक ऐसा। जो सीधा जाता है उसे ऊर्ध्वाधर घटक कहते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, और जो ऐसे में होता है एक्स एक्सिस में उसको क्षैतिज घटक कहते हैं, क्षैतिज को कहते हैं इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ओके, दो पार्ट में बांट दिया। विद्युत क्षेत्र को किस चीज से दिखाते हैं, हाँ विद्युत क्षेत्र को किस चीज से दिखाते हैं, ई से दिखाते हैं। तो देखो जरा कंपोनेंट्स के नाम अगर हम लिखना चाहें तो जो ऊपर वाला घटक गया, मान लिया आप माइनस क्यू प्लस क्यू किसी को भी E1 किसी को भी E2 मान सकते हो। ओके, किसी को भी मान लो, मान लिया प्लस वाला है प्लस क्यू, तो प्लस क्यू के लिए ये वाला विद्युत क्षेत्र है, तो प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र है सपोज जिसको हम मान रहे हैं E1, ये ब्लू से है तो मैं ब्लू से ही शो कर लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये हो गया E1 विद्युत क्षेत्र, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये विद्युत क्षेत्र दो घटक में गया, तो जो घटक ऊपर की तरफ गया उसको मैं क्या लिखूंगा, जैसे मैंने इधर कहा था ना ये R है, तो जो ऊपर गया वो क्या हो जाएगा R साइन थीटा, तो वैसे ही R की जगह क्या है यहाँ पे E1 है, तो जो घटक ऊपर गया उसका नाम क्या हो जाएगा E1 साइन थीटा, और जो घटक ऐसे में आ रहा है उसको क्या नाम देंगे कॉस थीटा, तो ये क्या कहलाएगा E1 कॉस थीटा। कॉमा इसलिए लगाया क्योंकि अभी छोड़ो हटा ही दो कॉमा। ये E1 साइन थीटा क्यों आया, E1 कॉस थीटा क्यों आया, ये समझ में आया,
मैंने घटक समझाया कि किसी चीज़ की डायरेक्शन अगर 20 से होते हुए जा रही है, ना ही x ना y, तो आपको उसकी डायरेक्शन निकालनी है तो उसको घटक में तोड़ना पड़ेगा। अगर बीच में जा रही है तो हम उसको तो x में भी ले जाएंगे, y में भी ले जाएंगे, x वाले घटक को cos थीटा में लिखेंगे, y वाले घटक को sin थीटा में। वैसे क्या ये बीच में दिशा थी, ना ही लेफ्ट में था, ना ही x में था, ना y में था, तो जो ऊपर की तरफ गई उसको sin थीटा में, जो लंब की तरफ जा रही है और जो इधर आ रही है उसको cos थीटा में हमने तोड़ दिया। ओके, अच्छा ये थीटा क्या है? थीटा मान लो कि ये इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा, सपोज दैट ये थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है, इसके साथ थीटा है, इसके साथ भी थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है, तो सब थीटा मान लो। तो ये हमने E1 के साथ किया, प्लस E1 कौन था? जो प्लस वाला चार्ज से विद्युत क्षेत्र निकल रहा है या विद्युत बल निकल रहा है, विद्युत बल रेखा निकल रही है, वो है E1। अब माइनस वाले पे देखो, यही कहा माइनस वाले पे देखो, माइनस वाली जो विद्युत बल रेखा है ये भी देखो, ये भी ना ही x में जा रही है ना y में जा रही है, ये भी 20 से निकल रही है। मतलब आपको x y ऐसे पढ़ने की आदत है ना, आपको इस दिशा में ये x हो गया, ऐसे में y हो गया, जबकि ये अगर मैं इस वाले कंडीशन के हिसाब से चलूं तो देखो वो रेड वाली लाइन वो ऐसे में आ रही है, जबकि या तो उसको सीधा जाना चाहिए था, ये x कहलाता उस साइड या -x, और या फिर ऐसे जाना चाहिए था, ये y एक्सिस y अक्ष कहलाती है, तो कक्षा 5वीं 6ठी से पढ़ते होंगे x और y अक्ष, जबकि ये ना ही x में गई ना y में गई, ये दोनों के बीच में से जा रही है। और जब ऐसी कंडीशन आती है तो अगेन हम क्या करेंगे, दोनों को कंपोनेंट में तोड़ेंगे x और y में। तो क्या करना है, जैसे हमने ये ब्लू वाली लाइन को ऊपर और नीचे में ऐसे में तोड़ा ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक में, वैसे ही इस रेड वाली लाइन को भी हम दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे। और अगेन ये रेड वाली लाइन कैसे टूटेगी, एक इस कंपोनेंट में टूटेगी, ये ऐसे सेम कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट टूटेगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो नीचे की तरफ जैसे मैंने ऊपर ग्रीन और ब्लैक से दिखाया है वैसे इसे भी दिखा देते हैं। एक दिशा ऐसे में हो गई, ये हो गया आपका ये वाला cos थीटा वाला काम, और एक वो ऊपर जा रहा था तो ये नीचे की तरफ आ रहा है। देखो ये नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका घटक किस तरफ आएगा, ये नीचे की तरफ आएगा, तो एक ये हो गया। तो ध्यान से देखो, इसका जो ये वाला ग्रीन वाली लाइन है, ये वाला जो घटक है ये E1 में भी है, और आल्सो ये विद्युत क्षेत्र, इस विद्युत क्षेत्र को क्या नाम दूंगा मैं, एक E1 विद्युत क्षेत्र है तो दूसरा प्लस Q के कारण E1 विद्युत क्षेत्र है, तो माइनस Q के कारण जो विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ आ रहा है उसको क्या कहूंगा, E2। E2 ना x में जा रहा है ना y में जा रहा है, बीच में आ रहा है, तो E2 को दो घटक पे तोड़ा। एक घटक था उसका हॉरिजॉन्टल क्षैतिज घटक, ये वाला, ठीक है, या तो इस दिशा में या फिर इस दिशा में, अभी के केस में इस दिशा में है, तो इधर जो है उसको किस चीज से शो करते हैं, cos थीटा से। तो ये E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, जैसे ये E1 cos थीटा था, गुड, वैसे ये क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा। सपोज करो ये भी कितने डायरेक्शन पे है, थीटा एंगल पे ही है। वैसे जैसे ये ऊपर की तरफ E1 sin थीटा जाता था, वैसे ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वो E1 विद्युत क्षेत्र था, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कौन है, E2 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा E2 sin थीटा। क्लियर है घटक में कैसे तोड़ा। अब मैं एक चीज यही चीज समझने वाला है, अब थोड़ा फिर से रिवाइज कर रहा हूँ ये घटक वाला सीन। बस इतना ध्यान दिया, प्लस वाला जो विद्युत बल रेखा है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वाला, इसकी कोई x और y में दिशा फिक्स नहीं है, तो इसको आपने दो पार्ट में तोड़ दिया, एक ऐसे में ग्रीन वाली लाइन, और एक ऊपर की तरफ ब्लैक वाली लाइन जो ऊर्ध्वाधर कहलाता है। जो ऊर्ध्वाधर में गया वो साइन थीटा E1 साइन थीटा, और जो क्षैतिज में गया वो E1 cos थीटा। दोनों को ब्लू पेन से लिखा हुआ है, ब्लू मार्कर से। फिर वैसे ही माइनस क्यू के कारण विद्युत बल रेखा, क्योंकि माइनस चार्ज अंदर की तरफ आता है इसलिए माइनस क्यू का विद्युत बल रेखा अंदर की तरफ आ रहा है। इसका भी x और y कोई कंपोनेंट फिक्स नहीं है, ये बीच में से होते हुए जा रहा है, ये रेड वाली लाइन भी। इसे भी अपने दो पार्ट में डिवाइड कर, दो घटकों में बांट दिया, ये रेड वाली लाइन को एक इस दिशा में बांटा जैसे ग्रीन वाली लाइन की डायरेक्शन है, तो क्योंकि ये E2 विद्युत क्षेत्र है तो क्षैतिज घटक E2 cos थीटा कहलाएगा,
और एक नीचे की तरफ आ रहा है ऊर्ध्वाधर घटक नीचे की तरफ, तो वो कहलाएगा E2 sin थीटा। क्यों आपको पता है क्षैतिज घटक cos थीटा में होता है, ऊर्ध्वाधर ऊपर या नीचे की तरफ हो तो sin थीटा में होगा। अब क्लियर है सारे दिशाएं जो भी उसमें है एक एक करके, ठीक है। इसका मैंने इसीलिए कहा था डायग्राम में इसमें समय लगता है, डायग्राम अभी भी कंप्लीट नहीं है, एक छोटी सी चीज और है अभी डायग्राम में, ठीक है। अब ध्यान से देखो जो मैं बता भी रहा था, E1 sin थीटा ऊपर है, E2 sin थीटा नीचे है। देखो दोनों की दिशा एकदम विपरीत है, एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है, और आपको पता चलेगा E1 और E2 की दोनों की वैल्यू सेम है और दिशा देखो दोनों की विपरीत है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। देखो वैल्यू क्यों सेम है, क्योंकि E1 पे भी जो आवेश है उसका मान भी Q है, सॉरी Q क्या है, E2 वाला है। E2 के कारण E2 विद्युत क्षेत्र में भी आवेश Q यूज हो रहा है, ये E1 विद्युत क्षेत्र में भी आवेश Q ही यूज हो रहा है। आवेश सेम है तो विद्युत क्षेत्र भी सेम होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और E2 भी सेम होगा। इधर देखो E1 ऊपर की तरफ है, E2 नीचे की तरफ है, ये E1 sin थीटा ये E2 sin थीटा है, दोनों की वैल्यू सेम है और दिशा विपरीत है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। तो हमें अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो E1 sin थीटा का कोई इसमें रोल नहीं है, या E2 sin थीटा का। E1 sin थीटा E2 sin थीटा आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, इसे लिखेंगे हिंदी में हम निरस्त कर देते हैं। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 sin थीटा E2 sin थीटा की वजह से नहीं आएगा, किसकी वजह से आएगा, सिर्फ इस वाले कंपोनेंट की वजह से। और आल्सो ये कंपोनेंट में दिशाएं भी सेम है, E1 cos थीटा की दिशा और E2 cos थीटा की दिशा सेम है, इसलिए अगर हमें टोटल विद्युत क्षेत्र निकालना है, इसका मतलब आपको E1 cos थीटा और E2 cos थीटा को जोड़ देना है। ये जोड़ दोगे तो टोटल निकल आएगा, क्योंकि दिशा सेम है, जोड़ रहा है। यहाँ पे दिशा विपरीत है, ऊपर और नीचे, ये आपस में एक दूसरे को काट दे रहे हैं, ठीक है। प्लस और माइनस के वजह से बस विद्युत बल रेखाओं की दिशा चेंज होती है, मान वही रहेगा, ठीक है, मान वही रहेगा, बस डायरेक्शन चेंज होना है प्लस माइनस से। एक छोटा सा और काम देख लो, उसके बाद डायग्राम में कुछ भी नहीं रखा है, उसके बाद हम डेरिवेशन पे आएंगे। अब जो छोटा सा काम है वो आप क्लास 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक बहुत खुशी खुशी करते आए हो, और वो है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है? यस। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, अगर ये त्रिभुज है मेरे पास, अगर ये मेरे पास ट्राइंगल है, सारे मार्कर धोखा दे रहे हैं आज। अगर मेरे पास ये ट्राइंगल है, अच्छे से बनाते हैं, फेड हो रखा है काफी, ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल पे सपोज दैट कितनी दिशा है, थीटा, थीटा एंगल पे है। सपोज दैट ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी कितना है, थीटा। देखो अगर ये ट्राइंगल थीटा एंगल पे है, इस बिंदु को O मान लो, ये सेंटर वाला बिंदु क्या था, O। उस बिंदु का कोई नाम नहीं है तो नाम रख सकते हो, उसको A लिख दो, इसको B लिख दो, वैसे नाम लिखने की उतनी जरूरत नहीं है। तो देखो अगर ये O है और इसका नाम B है और इस बिंदु का नाम क्या है, P, ये वाला देखो O B P, मैं इस वाले त्रिभुज को अलग करके लिख रहा हूँ, O B P, ठीक है। मतलब इसमें देखोगे कि ध्यान से दो त्रिभुज बन रहा है ना, एक इधर एक उधर, मैंने उधर वाला लिया है अभी, हालांकि दोनों सेम ही वैल्यू है। अब O और B के बीच की दूरी देखो कितनी है, L है। O और P के बीच की दूरी कितनी है, R है, ठीक है। अब बताओ, त्रिभुज के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, कोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। और सबसे लंबी भुजा क्या होती है, विकर्ण होती है। तो कर्ण हो गया, ये जो बच गया वो क्या होगा, आधार होगा, गुड, जो बच गया वो आधार। अब बताओ, हमें आधार और लंब की डिस्टेंस पता है, दूरियां पता है, एक का L है एक का R है, हमें कर्ण का डिस्टेंस नहीं पता। इट मीन्स हमें प्लस Q से P के बीच की दूरी नहीं पता। तो आपने पाइथागोरस अच्छे से पढ़ा है, जब कर्ण नहीं पता होता तो कर्ण कैसे निकालते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, या फिर इसे हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर।
सॉरी प्लस बेस का स्क्वायर। तो कर्ण निकालना है अगर मुझे, कर्ण को क्या है, बीपी है, कुछ बोल रहे हो, देखो कर्ण है बीपी, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है, आर का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, एल का स्क्वायर। तो बीपी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आपको ये स्क्वायर नहीं चाहिए तो दूसरी साइड क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ये सब आपने 8th 9th 10th तक पढ़ा होगा। तो बीपी बराबर आ जाएगा आर स्क्वायर और एल स्क्वायर का रूट, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये रफ वर्क है हमारा, ये कॉपी पे नहीं करना है। ये बस एक बार समझ गए, बीपी की बीच की दूरी, बी और पी की बीच की दूरी, सपोज ये पॉइंट बी है और ये पी है, तो इसके बीच का जो ये ब्लू वाला लाइन गया है, इसके बीच की दूरी कितनी होगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्योंकि इस साइड अगर देखोगे तो इस साइड भी आधार एल है और आपका जो विकर्ण, आपका जो लंब है वो आल्सो क्या है, आर है, और दिशा भी सेम ही है, एंगल भी थीटा। तो इधर भी वैल्यू क्या आएगी, इधर भी कैलकुलेशन करने की जरूरत है। जो उधर आया इट मीन्स इधर भी क्या आएगा, वही आएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट। ये क्या है, ये आल्सो ए पी की बीच की दूरी है और बीपी की बीच की दूरी भी सेम है। हाँ बोलो, किस में, ये जो अभी डिस्टेंस ए और पी ओ पी, अच्छा एक सेकेंड को, ये जो E2 साइन थीटा है ना, ये दूरी नहीं है, ये दिशा शो कर रहा है। किसी भी चीज में अगर दिशा साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, इट मींस समझ लेना वो क्या शो कर रहा है, दिशा। आप दूरी O से लेकर के P के बीच में निकाल रहे हो, आपको बस ये दूरी है। ये जो E2 साइन थीटा मैंने इतना सा किया है ना, तीर का निशान, वो इतना ही नहीं, इसको मैं कितना भी कर सकता हूँ, उसको मैं चाहूँ तो बढ़ा के इतना भी कर सकता हूँ, इतना भी कर सकता हूँ, वो बस दिशा शो कर रहा है। जो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है वो O और P है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है, बाकी तो वो अपने हाथ में, मैं इसको कितना ही छोटा कितना ही लंबा कर सकता हूँ। तो ये AP और BP की बीच की दूरी कैसा ही पता चल गया, सिंपल पाइथागोरस प्रमेय। ओके ठीक है, तो ये था डायग्राम आपका। डायग्राम में इससे ज्यादा समझने के लिए कुछ नहीं है। एक और चीज आएगा अभी समझने के लिए, उसमें वैल्यू आएगी कॉस थीटा और साइन थीटा की। साइन थीटा तो नहीं, साइन थीटा तो कैंसिल हो रहा है, कॉस थीटा की वैल्यू आएगी। तो इन फ्यूचर वो काम होने वाला है, इसलिए अभी हम कवर करके रख लेते हैं। इनको कनेक्ट कर लो आपस में डॉटेड लाइन से, इसे कनेक्ट कर लिया, इसे कनेक्ट कर लिया, जो लाइन एक्स्ट्रा निकल रहा है वो अपने हाथ में, वो आप इसको इतना भी कर सकते हो। ये क्या है, ये ब्लू वाली लाइन E1 है। ये कनेक्ट क्यों किया मैंने डॉट, एक तो फिजिक्स में मैं जब भी डॉटेड लाइन से कनेक्ट करूंगा मतलब समझ लो काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा का मतलब है एक्चुअल में वो वहां नहीं है, बस हम अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए उसे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। डॉटेड लाइन का यही मतलब होता है। तो ये आपका कंप्लीट डायग्राम है। इसके बाद कॉन्सेप्ट सिंपल है, माइनस क्यू के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर प्लस क्यू के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि पी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1 और E2 दोनों को दो कंपोनेंट में तोड़ा है, एक ऊपर और इधर और एक दूसरा कंपोनेंट नीचे और इधर। E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा देखो दोनों की वैल्यू सेम है, क्योंकि आवेश दोनों का सेम है तो E1 और E2 भी सेम होगा। और दिशा देखो दोनों की डिफरेंट है, विपरीत है। जब वैल्यू सेम और दिशा विपरीत होती है तो वैल्यू कट जाती है। सपोज ऊपर -5 न्यूटन प्रति कूलम का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो नीचे कितना होगा, ऊपर -5 है तो नीचे कितना होगा, +5। और कभी भी आप जिसकी वैल्यू सेम है और दिशा विपरीत है जोड़ोगे तो उसका आंसर 0 ही आना है। इसलिए इसके कारण और इसके कारण विद्युत क्षेत्र नहीं बनने वाला, क्योंकि इसकी वैल्यू जिंदगी भर 0 ही आएगी। तो विद्युत क्षेत्र बनेगा किसके वजह से, इसके वजह से, क्योंकि यहाँ पर देखो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों मिल रहे हैं आपस में एक ही दिशा में, तो आपको जो विद्युत क्षेत्र मिलेगा वो इन दोनों को जोड़ने पर मिलेगा। ठीक है, तो ये है डायग्राम वाला काम, ये फर्स्ट पार्ट है इसका। सेकेंड पार्ट हम इसके बाद करेंगे, उसमें हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन बहुत आसान है, जो था डायग्राम में ही था। डायग्राम में आपका 80% एनर्जी जाता है, 20% काम बस कैलकुलेशन में है। ठीक है, तो ये काम करो, हेडिंग लिख दिया है। अगर हेडिंग लिख दिया है तो
पहला काम उस डायग्राम को बनाओ, ध्यान से समय लो, बड़ा सा डायग्राम बनाओ, बस बनाओ उसको क्लियरली। देख लो अब आगे, आधा काम हमने कर दिया था, डायग्राम अच्छे से समझ लिया। अब थोड़ा इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। पहला पार्ट में तो ये हमने निपट लिया था। कैलकुलेशन वाला काम इसमें एक छोटा सा ये अपने माइंड में पहले रख लो, इसमें कॉस थीटा है और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। ये काम रफ में कर लेते हैं पहले, या फिर आगे बताता हूं मैं, पहले आ जाऊं। जैसे अक्षीय स्थिति में मैंने एक एक करके निकाला था। पहले प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, वैसे इधर भी करना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए पहले विद्युत क्षेत्र का एक बेसिक सा फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर K, याद है? बल का फॉर्मूला क्या होता है विद्युत बल का, K Q1 Q2 दो आवेश होते हैं, Q Q2 दो आवेश और दूरी का वर्ग। विद्युत क्षेत्र में बस इतना रहेगा कि F की जगह E और दो आवेश की जगह कितने आवेश रहेंगे, यही विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है, जिसमें R का मतलब है दूरी, Q का मतलब है आवेश, K तो कांस्टेंट है। वैसे ही अगर आपको, अब ध्यान से देखो, प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र चाहिए, तो उस विद्युत क्षेत्र को E1 से दिखाया है कि E2 से? प्लस Q से निकलने वाला विद्युत क्षेत्र E1 से दिखाया है कि E2 से? E1 से दिखाया है। तो प्लस Q के कारण जो विद्युत क्षेत्र निकल रहा है बिंदु P पर, उसको किस चीज से दिखा दूंगा, E1 से। E का फॉर्मूला क्या होता है, K Q अपॉन R स्क्वायर। तो K तो कांस्टेंट रहेगा सब में। Q देखो आवेश, Q का मतलब आवेश, आवेश भी इसमें वही है, Q ही है, तो Q की जगह Q एज इट इज रहेगा। चेंज क्या हो रहा है, बस दूरी, दूरी का वर्ग लेना है। तो देखो मुझे बिंदु Q और P के बीच का डिस्टेंस देखना है, तो Q प्लस Q और P के बीच की दूरी कितनी है, ये कर्ण का वैल्यू निकाला था पाइथागोरस प्रमेय से, रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यह है रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और देखो दूरी का क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, तो इस रूट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। जब रूट का स्क्वायर करते हैं तो कौन सी वैल्यू आ जाती है, ऑटोमेटिक वही वैल्यू आ जाती है। तो ये रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की वैल्यू सिंपल से क्या आ जाएगी, K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये मैंने समझाने के लिए दो स्टेप में लिया है, आपको समझ में आ गया है तो आप E1 के बाद डायरेक्ट ये वैल्यू लिखना। ये वैल्यू इसलिए क्योंकि ये रूट का स्क्वायर हुआ तो ये सिंपल बच गया। माइनस Q पे आओ, माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र कौन सा है, माइनस के कारण अंदर की तरफ आता है, ये वाला विद्युत क्षेत्र है माइनस के कारण E2। तो आपके लिए क्या आ जाएगा, ये E2 आ जाएगा बराबर K, आवेश क्या है Q, तो यहाँ पे भी आवेश देखो Q है। हमें इसके चिन्ह पे नहीं जाना है, प्रकृति पे नहीं जाना है, हमें सिर्फ इसका वैल्यू लेना है। वो भी Q था, ये भी Q है। माइनस बस शो कर रहा है कि इसके कारण विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ आ रहा है, प्लस शो कर रहा है कि बाहर की तरफ। कैलकुलेशन डेरिवेशन में सिर्फ उसकी वैल्यू लिया जाएगा। तो ये भी Q है। फिर दूरी का वर्ग, दूरी किसके बीच, R का स्क्वायर मतलब दूरी का वर्ग, दूरी किसका है, माइनस Q और P के बीच। तो माइनस Q और P के बीच का डिस्टेंस कितना है बताओ, रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और उसका क्या करना है हमें, रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। अभी समझा रहा हूं इसलिए मैं अलग अलग लिख रहा हूं। रूट का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, कांस्टेंट के Q अपॉन रूट का स्क्वायर, तो वैल्यू वही आ जाएगा, रूट हट जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। आप अगर समझ गए हो तो आप अभी तो कॉपी में पूरा लिख लेना, एग्जाम में आप इस E1 के बाद सीधा ये और E2 के बाद सीधा ये लिख सकते हो। तो ये E1 E2 की वैल्यू आ गई। कुछ डिफिकल्ट था इस वैल्यू में, वैल्यू पुट किया है बस, और कुछ नहीं किया, बस ये वैल्यूज पुट किए। K तो सब में कांस्टेंट है, Q भी सेम ही है ऊपर नीचे, बस दूरियां चेंज हो रही है। और दूरी भी ध्यान से देखो, दूरी भी सेम है। इस चित्र को भी ध्यान से देखो, बिंदु P में माइनस Q से नापोगे P की दूरी तब भी वो इतनी ही है ये, और प्लस Q से P के बीच की दूरी देखोगे तब भी उतनी ही है। तो आप देख सकते हो E1 E2 की वैल्यू एग्जैक्ट क्या है, सेम है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, E1 E2 की वैल्यू सेम है। इस चीज का भी हम यूज करेंगे आगे।
तो हमें बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो E1 की दिशा ऐसे जा रही है, E2 की दिशा ऐसे जा रही है। E1 दो कंपोनेंट में टूट रहा है, E2 भी दो कंपोनेंट में टूट रहा है। तो विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए आप जितने भी वहां पे E लिखे गए हैं सबको जोड़ोगे आपस में, ठीक है, या फिर पहली माइंड में कैलकुलेशन करो, क्योंकि E का मतलब विद्युत क्षेत्र है। E1 E2 जो भी लिखा है सबको देखो। सबसे पहले ध्यान दो E1 और E2 को। ये मैं डायग्राम समझाया तब भी मैं 2-3 बार समझा चुका हूँ, फिर से समझा रहा हूँ क्योंकि अब फाइनल है, अब इसको लिखना है। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा देखो। E1 sin थीटा, E1 और E2 देखो, E1 और E2 दोनों की वैल्यू सेम है, जबकि दिशा देखो, E1 की दिशा ऊपर की तरफ जा रहा है, E1 ऊपर की तरफ जा रहा है, E1 की दिशा ऊपर की तरफ है, जबकि E2 की दिशा क्या है, नीचे की तरफ है। तो इसका टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। मैंने बताया था ना अभी एग्जांपल देके कुर्सी का, एक कुर्सी को इधर भी 5 न्यूटन के बल से खींचा जा रहा है, इधर से भी 5 न्यूटन के बल से खींचा जा रहा है, कुर्सी कहाँ जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, बीच में रहेगी। तो ऐसे ही आप, क्योंकि वैल्यू कैंसिल हो जा रही है आपस में, तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा आपस में एक दूसरे को निरस्त कर देता है, कैंसिल के लिए हम लिखेंगे निरस्त कर देता है। तो जो टोटल विद्युत क्षेत्र बचता है वो इसके वजह से आता है, इस कंपोनेंट के वजह से, घटक के वजह से, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। फिर आप टोटल निकालने के लिए E1 cos थीटा और E2 cos थीटा को जोड़ दोगे, जोड़ने के बाद E1 और E2 की वैल्यू सेम है तो दोनों को E रख लेंगे और cos थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। बस इतना करना है। देखो नीचे जगह है, कैमरे में देख लो एक बार, लिखने लायक। तो हम E1 sin थीटा और E2 sin थीटा के बारे में पहले यहाँ समझा देते हैं। नीचे क्या लिख देंगे, चूंकि, ये चूंकि का चिन्ह ऐसे बनता है, दो आंख ऊपर एक इधर मुंह समझ लो। चूंकि E1 sin थीटा व दूसरी वैल्यू क्या है E2 sin थीटा का मान थीटा, ये डायरेक्ट लिखते हैं E1 sin थीटा व E2 sin थीटा एक दूसरे को कैंसल को क्या लिखेंगे, निरस्त। ये लाइन देखना, यही लास्ट लाइन है, ये दिख रहा है कि नहीं, करती है, निरस्त करती है, अतः करती है, अतः, ठीक है, अतः। इसके बाद यहां से देखो हम कुल विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, एक दूसरे को निरस्त करती है, अतः, ठीक है। इसके बाद से अगले लाइन से करती है, अतः, अतः के बाद कॉमा लगा लो। अच्छा, कुल विद्युत क्षेत्र, ये वाला लाइन दिख रहा है ऊपर वाला, कटा तो नहीं है, ये वाला थोड़ा नीचे से लिखूं, यहां से यहां, अतः कुल विद्युत क्षेत्र या नेट विद्युत क्षेत्र भी कह सकता था, क्षेत्र E बराबर कितना हो जाएगा, तो ऊपर E1 sin थीटा E2 sin थीटा तो आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं, तो कुल विद्युत क्षेत्र किसके वजह से निकलेगा, इनके वजह से। तो E निकालने के लिए आप दोनों को क्या कर दोगे, जोड़ देंगे, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये आ जाएगा टोटल वैल्यू। निरस्त मतलब कैंसिल कर देती है, आपस में काटती है एक दूसरे को, प्लस वाले ने ऊपर गया प्लस, नीचे आया माइनस, आपस में कैंसिल। E1 sin थीटा E2 sin थीटा भूल जाओ, अब जो है ये है, ये वाली वैल्यू, इनकी देखो दिशा भी सेम है, इसका मतलब जुड़ जाएगा, दोनों एक ही दिशा में जा रहा है। तो अब ध्यान से देखो, चूंकि हमें क्लियर है कि E1 sin थीटा E2 sin थीटा दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि E1 और E2 को हम E ही मान लेते हैं, ठीक है। इसको अगर वर्ड्स में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि E1, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, कैमरे में नहीं दिखता है, E1 व E2 का मान समान है, समान है, इसलिए
हम E बराबर, सपोज करो हम E1 E2 को टोटल E से दिखा रहे हैं, E बराबर क्या कर लेते हैं E1, और E2 को भी हम किस चीज से दिखा देते हैं, E से ही दिखा देंगे, क्योंकि वैल्यू सेम है दोनों का, E1 और E2। जब वैल्यू अलग अलग होती है तब A1 A2 से दिखाते हैं, जब दोनों वैल्यू सेम है तो हम उसको A1 A2 से क्यों दिखाएं, हम दोनों को A से दिखाएंगे। वैसे यहाँ पे वैल्यू E1 E2 से दिखाने का मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि वैल्यू सेम ही है। इससे अच्छा है कि E1 E2 बोलने से अच्छा है कि दोनों को E बोलो। इस E को हटा देता हूँ वरना रिपीट हो जाएगा। तो कुल विद्युत क्षेत्र कुल विद्युत क्षेत्र बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो अगर आप E1 E2 की जगह E रखते हो तब देखो ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगी, तब वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। वैसे ये वाला लाइन ना, ऊपर वाला लाइन अगर नीचे लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यही चीज़ नीचे रिपीट करता हूँ मैं, यही चीज़ ऊपर जो लिखा है, कुल विद्युत क्षेत्र, बहुत आसान है, आंसर की तरफ हम बढ़ चुके हैं। क्षेत्र बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। चूंकि E1 और E2 सेम ही है इसलिए मैं दोनों को क्या लिख दूंगा, E cos थीटा और E cos थीटा। तो दोनों की वैल्यू अगर सेम है तो मैं लिख देता हूँ, इसी को रिपीट कर देता हूँ, या फिर इसी को, अगर ये E1 की जगह E हो गया और ये भी E2 की जगह E हो गया तो देखो दोनों सेम चीज है, तो दोनों टोटल क्या हो जाएगा 2E cos थीटा। अभी के लिए E1 E2 रखो, ठीक है। और ये क्योंकि सेम ही चीज रिपीट किया है मैंने तो इसको हटा दो, इसको लिखने का मतलब नहीं बनता है दोबारा, ठीक है। ये E1 cos थीटा, ये E2 cos थीटा, दोनों का देखो E1 और E2 दोनों सेम ही चीज है, इसलिए इसको भी E मान लो, इसको भी E मानो, जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 2E cos थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू कैसे निकल, अच्छा 2E, E की वैल्यू तो हमें पता है, यहाँ से E1 E2 से हमें E की वैल्यू पता है, ये लिख दिया, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू कितनी है, cos थीटा की वैल्यू सिंपल कक्षा 9वीं 10वीं की मैथमेटिक्स लगाओ। यहां पे एक छोटा सा काम कर लो, यहां पे एक छोटा सा काम कर लो, cos थीटा बराबर कितना होता है, cos थीटा आधार बटे, मैक्सिमम लोग तो ऐसे याद करते होंगे बचपन से, लाल कक्का। तो cos थीटा कितना होता है, आधार बटे कर्ण। इस त्रिभुज को देखो, इस त्रिभुज को मैं अगर यहां बनाता हूं, रफ डायग्राम बनाता हूं, ये O है, ये B है, ये P है, OB के बीच की दूरी कितनी है L, OP की बीच की दूरी कितनी है R। तो क्या होता है फॉर्मूला, आधार बटे कर्ण, और कर्ण कितना आ रहा है, कर्ण आ रहा है √r² प्लस, तो आधार बटे कर्ण, आधार ये है L, तो ये आधार हो गया L, और कर्ण कितना है ये, तो आधार बटे कर्ण लिख दूंगा तो cos थीटा आ जाएगा, क्योंकि cos थीटा बराबर होता है रूट ये L अपॉन रूट L² प्लस R² प्लस R², एक छोटी सी वैल्यू है, इतना होता है। इसलिए अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो, cos थीटा की वैल्यू पुट कर लेंगे, और E1 और E2 दोनों सेम ही चीज़ें देख लो, तो इनमें से किसी एक की वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। देखते हैं, इसलिए कुल विद्युत क्षेत्र E बराबर, या उस चीज़ को हम अलग से भी कर सकते थे। देखो E1 और E2 ये हो गया, मान समान है, cos थीटा की वैल्यू आ गई। एक काम करते हैं, ये भी रफ वाला काम ऊपर ही कर लेते हैं। कितना आ रहा था cos थीटा बराबर, आधार था L और कर्ण कितना था √L² प्लस R², ये ओके। अच्छा मैं जानबूझ कर यहाँ पे लिख रहा हूँ, रूट को आप कैसे लिख सकते हो आल्सो, ये पढ़ा है बचपन में, रूट अगर ये रूट A है तो रूट A को आल्सो क्या लिख सकते हैं, A की घात 1/2, ये पढ़ा होगा बचपन में। मैं जानबूझकर घात में लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ पता चल जाएगा। तो √R² प्लस L² को मैं ये लिख सकता हूँ, प्लस R² को घात में लिख सकता हूँ 1/2, रूट हटा दिया और क्या लिख दिया, घात 1/2,
जानबूझ के लिखा है, इसकी वैल्यू उसका रीजन अभी पता चल जाएगा। अब क्या करना है, हमारे पास तो आंसर यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, पहले से ही आंसर हमारे पास है, बस वैल्यू पुट करना रह गई है। चूंकि ई की वैल्यू ये है और कॉस थीटा की वैल्यू ये है, तो वैल्यू पुट करो बस, ठीक है। इसलिए इसी को आगे बढ़ाओ, यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू ई कितना है, E1 E2 ही E है, हमें पता है E1 E2 ही E है, किसी भी वैल्यू को ले लो सेम ही है वैसे। क्या है, K Q अपॉन Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब क्या बच गया, कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू ढूंढो, ऊपर क्या है, L अपॉन रूट सॉरी L स्क्वायर प्लस आज पे रूट हटा दिया था, घात कितना कर दिया था हमने, 1/2 कर दिया था। ये हटा देता हूँ, इसकी अब जरूरत नहीं, कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसको भी हटा देते हैं, कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अभी के लिए इसके भी हटा देता हूँ, इससे भी कन्फ्यूजन होगा क्योंकि डायग्राम हमने पहले देख लिया है। अब ध्यान से देखो, मैंने कल के डेरिवेशन में भी बताया था, एक विद्युत द्विध्रुव के बारे में बताया था तुम्हें। P बराबर कितना होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, Q इंटू, ये फॉर्मूला हमने विद्युत ये अक्षीय स्थिति में भी अप्लाई किया था, विद्युत द्विध्रुव पढ़ाया था तब भी बताया था कि अगर आपको Q और 2L मिल रहा है तो आप उसकी जगह डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, P। ऐसे दिखने में फॉर्मूला अच्छा लगता है, एक साथ लगता है वो क्वांटिटी। तो क्या आपको इस फॉर्मूले में जो आपको प्राप्त हुआ उसमें Q और 2L साथ में दिख रहे हैं, साथ में मतलब गुणा में है ना, Q भी 2 भी L भी सब आपस में गुणा में। देखो Q 2 और L तीनों चीज गुणा में है आपस में। तो एक काम करो, इसको अरेंज कर लो अच्छे से। देखो अमन देख लेना, फिर मत पूछना कहाँ से आया। देखो P बराबर Q इंटू 2L फॉर्मूला होता है, तो सिंपल सी बात है, और तीनों गुणा में है Q 2L। तो यहाँ पे भी देखो Q 2 और L तीनों गुणा में है, तो Q 2L की जगह मैं क्या लिख दूंगा, डायरेक्ट P लिख दूंगा। और आगे क्या बच गया है, आगे K तो बच ही रहा है हर जगह, वो तो कांस्टेंट ही है, तो ये K हो गया और ये कितना बच गया P। P कैसे आया, Q 2L इससे आया P, इसकी जगह पे P आया। नीचे ध्यान से देखो, अब मैंने Q स्क्वायर ये रूट को घात में कन्वर्ट करवाया, इसको देखो, देखो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू है, लेकिन घात देखो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये पहले वाले ब्रैकेट में घात कितना है, घात कभी भी 0 नहीं होता है, जिसकी घात 0 उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। जब कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब घात कितना है, 1, और यहाँ घात कितना है 1/2। एक छोटी सी चीज, उम्मीद करता हूँ कि पहले से पता हो, तो मैं अपना मेरा मन कर रहा है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, बाकी तुम तो इंटेलिजेंट हो, पहले से पता है। अगर बेस सेम है तो घात क्या हो जाता है, कुछ दिन पहले भी बताया था, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 1/2, 1 प्लस 1/2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 ऊपर जाएगा, 2 प्लस 1/2, इसका मतलब 3/2। वैसे यहाँ पे देखो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 1 है, और यहाँ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 1/2 है। जब दोनों को देखो तो देखो बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो घात जुड़ जाएंगे। तो कैसे जुड़ेगा, एक घात इसका और 1/2 इसका। अब इसके लिए अलग लाइन लिखने से अच्छा है कि मैं डायरेक्ट क्या कर दूं, यहाँ पे 3/2 कर दूं। घात है वो, कहां से जाएगा ऊपर, ये हो गया, ये आपका आंसर है। इस आंसर में एक छोटा सा और काम, जो कल अक्षीय स्थिति वाला जो लेक्चर हमने लास्ट किया था, याद है, उसमें हमने L को हटाया था। L को क्या कह के हटाया था, जो L का मान है वो R की तुलना में क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है। मैंने एग्जांपल दिया था, नगण्य है, कि अगर ये विद्युत द्विध्रुव है जिसकी दूरी 2L है और L तो इसका भी आधा है, इसी को मान के चलो। तो मैंने एग्जांपल ये दिया था कि ये मार्कर अगर द्विध्रुव है जिसकी दूरी 2L है, तो अगर इस मार्कर को आप 1 किलोमीटर ऊपर, 1 किलोमीटर लंबे सड़क के ऊपर रख दो, तो उस 1 किलोमीटर
1 किलोमीटर लंबा जो सड़क है उसकी तुलना में ये मार्कर की लंबाई बिल्कुल नेग्लेजिबल है। कहाँ 1 किलोमीटर लंबा सड़क और कहाँ ये कुछ सेंटीमीटर लंबा मार्कर। और इस 2l का भी हमें आधा करना है l, इसका मतलब बड़ी दूरी के सामने छोटी दूरी नगण्य हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज मैंने अक्षीय स्थिति में भी समझाया था, यहाँ पे भी समझाया था। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, क्या लैंग्वेज हमने अप्लाई किया था, याद है? चूंकि ये लाइन दिख जाएगा कैमरे में, चूंकि ये तो आ ही रहा है वैसे भी, चूंकि L क्या है, बहुत छोटा है, तो L इज वेरी 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 वेरी, अब जितना मर्जी उतना लगा देना, लेस, ये L की तरफ देखो बंद वाला चिन्ह है तो लेस देन R। चूंकि L इज वेरी 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 लेस देन R, दैट्स वाई हम L को क्या कर देंगे, नगण्य मान लेंगे। चूंकि L बहुत छोटा है, अतः L को नगण्य मानने पर, अतः यहाँ जगह ही नहीं होगा, अतः L को नगण्य मानने पर, क्योंकि L R से बहुत ज्यादा छोटा है। नगण्य मानते हैं तो क्या करते हैं, बता चुका हूं पहले भी, जो जिसको हम नगण्य मानते हैं उसकी वैल्यू हम कितना मान लेते हैं, 0। R की तुलना में L की दूरी कुछ भी नहीं है। अगर ये 0 हो गया तो क्या बचेगा, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र, इसको E से ही दिखा लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, इसको E से दिखा लो, विद्युत क्षेत्र को E से वैसे भी दिखाते ही हैं। ठीक है, E1 E2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, E बराबर, फाइनल आंसर की तरफ है, लास्ट या सेकंड लास्ट लाइन, कितना हो जाएगा, E बराबर K P अपॉन L को हमने एकदम 0 ही मान लिया है तो L गायब हो गया यहाँ से। अगर L गायब हो गया तो यहाँ बचा क्या, R स्क्वायर, और R स्क्वायर की घात कितनी है, तो यहाँ बच गया डायरेक्ट R स्क्वायर, और R स्क्वायर की घात कितनी है, 3/2। क्या यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, जिसको लास्ट लाइन नीचे नहीं दिख रहा है मैं उधर लिख रहा हूं समझाने के लिए, R स्क्वायर और R स्क्वायर की घात कितना है, 3/2। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ब्रैकेट हटेगा तो इसको आल्सो लिख सकते हैं ऐसे, R की घात 2 और इसको कर देंगे 3/2। यही चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, और अगर ऐसे लिखेंगे तो आपको साफ दिख रहा है कि 2 अंश में भी है और हर में भी है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या, सिर्फ R3। वैसे यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे बटन लिखने की आदत नहीं है तो ऐसे लिख लो सिंपल, 3/2, 2 से 2 कैंसिल, बच गया 3, वही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इसी चीज को वो तो यहाँ पे भी कर सकते थे, ये 0 हो गया, 2 से 2 गया, आंसर आ गया फाइनल, कर देता हूँ। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा लिख दिया, पता लग रहा है, लास्ट लाइन लिखने की तो जगह होगा नहीं, अतः सिंपल इसी को आगे में लिख देता हूँ। फाइनल E बराबर कितना हो जाएगा, E बराबर कितना आ गया, K ऊपर P अपॉन 2 से 2 गया R3, ये आपका फाइनल आंसर है निरक्षीय स्थिति का। और इस आंसर और अक्षीय स्थिति के आंसर को तुलना करो जरा, मैंने कल ही बता दिया था जब पढ़ाया था अक्षीय स्थिति, मतलब लास्ट लेक्चर में। दोनों में सिर्फ इतना अंतर है कि उसमें 2 आता था यहाँ पे 2P/R3, और इसमें 2 नहीं आता है। तो अगर मन हो तो लास्ट में हम ये भी लिख सकते हैं, अतः या फिर इसके बाद बता दूंगा, लिख सकते हैं इसके बाद, जगह है, बस यही लिख सकते हैं कि आपका जो निरक्षीय स्थिति होता है, जो अक्षीय स्थिति होता है, वो निरक्षीय स्थिति का 2 गुना होता है। मतलब आप इसमें अगर 2 का गुणा कर दोगे तो वो निरक्षीय स्थिति, अगर E में 2 का गुणा कर दोगे, यहाँ पे 2 लगा दोगे, तो ये निरक्षीय स्थिति अक्षीय स्थिति में कन्वर्ट हो जाएगा। यही तो था उसमें अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला, 2P/R3।
और निरक्षीय स्थिति में बस ये टू हट जाता है। ये है आपका निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं हट जाता हूं, देख लो।